वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं डैट इज़ अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का। और इस वीडियो में हम उसके नोट्स के साथ एनसीईआरटी दोनों ही कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपको क्या पता है, हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। न्यूरो का मतलब होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। जो न्यूरो है उसमें पार्ट में क्या क्या आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आती है और एक ब्रेन आता है। और एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है जो कि हार्मोन्स के रिलीज से होता है। न्यूरो के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूरो मीन्स पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक साइनैप्स, लाइक सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने कुछ सेंस किया, फिर वो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद, फिर बाद में मोटर न्यूरॉन अपना सिस्टम लेके पॉइंट टू पॉइंट होता है। बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन होता है इसका, पर ये होता शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी ना कि आपको कुछ चीज़ गर्म रखी, आपने अपना हाथ लगाया तो आपने हटाए रखा हाथ, आप बाद में वापस नॉर्मल मूवमेंट में आते हो। सो ये क्या शॉर्ट लिव्ड है। नर्व्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्व है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती है, हर एक सेल का सिग्नल वो रिसीव करके वो नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये हॉर्मोन्स से मीडिएट होता है। पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है कि 2 मिनट में हो गया कुछ, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है बट लॉन्ग लिव्ड होता है। जैसे आपकी ग्रोथ हुई है, लॉन्ग ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हार्मोन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाकर। हॉर्मोन्स कैन रीच ऑल द सेल्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम। हॉर्मोन्स जो है वो हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा कोई एंडोक्राइन सेल है, इसने जो है हार्मोन्स रिलीज़ किए, ये डेक्टलेस है, इसने हार्मोन रिलीज़ किए, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट सेल तक पहुँचे। जो ये हार्मोन्स है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं और ट्रेस्ड सप्लाई, ट्रेस्ड अमाउंट में बनते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम होता है। जो टारगेट सेल होता है वो डिस्टेंटली लोकेटेड होता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, जिसको में हार्मोन्स जो है वो ब्लड फ्लो के थ्रू पहुंचते हैं। टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर्स जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को पकड़ते हैं और हार्मोन्स इसके साथ बाइंड करते हैं और बाद में जो भी है आगे जाकर होगा। हार्मोन्स जब बाइंड करेंगे तो आगे जाकर जो भी रिएक्शन होगा। हार्मोन्स इज़ अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और ट्रेस्ड अमाउंट में, काफ़ी ट्रेस्ड अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है उसमें हार्मोन्स कम होते हैं। मतलब इनवर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बिल्कुल सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और उसमें हार्मोन्स कम होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के पास कॉम्प्लेक्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और उसमें हार्मोन्स भी ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यूज़ में क्या आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग होते हैं। एंडोक्राइन टिश्यू में हार्ट, किडनी, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब कुछ आता है। और हम बात करेंगे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, ब्रेन में लोकेटेड होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। उसके नीचे आप आओगे तो उसके बाद आता है थायराइड एंड पैराथायराइड, उसके नीचे आता है थाइमस, फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रियास, फिर उसके बाद आता है ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है और पीनियल ग्लैंड, ये तीनों क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस अगर मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है तो इसको बोलेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे इसको हम। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस बिलो थैलेमस इन डाइनसेफलॉन ऑफ फोर ब्रेन। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहले होता है सेरिब्रम और दूसरा डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन में हमने बोला था एक थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है, थैलेमस के नीचे डाइनसेफलॉन, फोरब्रेन के डाइनसेफलॉन वाले पार्ट में लोकेटेड होता है। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स होते हैं जिनको न्यूक्लाई बोला जाता है। न्यूक्लाई जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल भी शो कर सकता है, नेगेटिव कंट्रोल भी शो कर सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस, या तो ये सिग्नल पॉजिटिव भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, या तो ये सिग्नल क्या भेजेगा, नेगेटिव सिग्नल भेजेगा।
इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मैंने बता दिया। अगर ये पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा है तो इसको हम रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे, और अगर ये नेगेटिव सिग्नल भेज रहा है तो इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन का क्या मतलब है? रिलीजिंग मतलब कोई, अगर आपको कोई हार्मोन सिक्रीट करवाना है तो आप इसको बोलोगे कि ये वाला हार्मोन सिक्रीट करवा दो, पिट्यूटरी को बोलो कि ये वाला हार्मोन सिक्रीट करवा दो, रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक देगा उसको। और जब इनहिबिट करवाना है, कोई ज़्यादा हार्मोन को ज़्यादा बढ़ गई, उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको बोलेगा जल्दी जल्दी अपना सारा कुछ करो और इसको बंद करो। ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन के पास क्या क्या आता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो जो पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को, और क्या सिक्रीट करवाता है? एलएच और एफएसएच को सिक्रीट कराता है। एलएच को मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो काम है एलएच और एफएसएच का, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है। एलएच जो है वो मेल के अंदर क्या करवाता है? जो एलएच है वो एक लेडिक सेल, आप जब क्लास 12 में जाओगे, कि अगर आप क्लास 12 में तो आपको पता हो, तो लेडिक सेल जो है वो मेल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे लेडिक सेल पे एक्ट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वहाँ पे क्या कराएगा? एंड्रोजन सिक्रीट करवाएगा। उसके बाद ये फीमेल में क्या करता है? फीमेल में एलएच सर्च जब आती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम्स, तो तब ओव्यूलेशन होती है, तो पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन करवाएगा, और दूसरा काम करवाएगा ये कॉर्पस ल्यूटियम बनवाएगा ये। उसके बाद एफएसएच की बात करें, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब फीमेल्स के अंदर ये फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, और मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा? इनहिबिटिंग हार्मोन जो है नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको? पिट्यूटरी को। जैसे सोमैटोस्टैटिन भी एक इनहिबिटरी हार्मोन है, जो कि सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस ने भेजा, तो उन्होंने क्या करवाया? ग्रोथ हार्मोन को कम करवा दिया और ग्रोथ हार्मोन को रोक दिया एक हिसाब से, कि और ग्रोथ हार्मोन ना जाए। कनेक्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में क्या कनेक्शन है? आपको मैंने बोला कि इसको ये सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ये सिग्नल देता है, रिलीज़ करने का सिग्नल देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। तो ये रिलेशन कैसा है, कनेक्शन कैसा है? सो दिस इज़ जो मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द हाइपोथैलेमस, और ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, और इसको ही बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा। और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हाइपोथैलेमस के बारे में। सो सॉरी कि वो वाली वीडियो बीच में ही बंद हो गई, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो सॉरी अगर आप डिले हुआ, तो मैं अभी ही पार्ट 2 जो है वो डलवा दूंगी। सो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे होता है, और पिट्यूटरी इसके साथ अटैच्ड होता है। ये वाले पार्ट को बोला जाता है पार्स नर्वोसा, जिसको बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बीच में जो ये वाली स्पेस है, इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया। इंटर मतलब दो जगहों के बीच की जगह, उसको इंटरमीडिया बोला जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पार्स इंटरमीडिया मतलब बीच में। उसके बाद आता है पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस होता है यहाँ पर, जिसको पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं, और जिसको बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है। ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन्स बनाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये दो हार्मोन्स बनाता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है स्टोर करके रखता है, और जब उसको ज़रूरत होती है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलकर ये हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करवा देता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला एरिया है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड फ्लो के थ्रू काम होता है, वहाँ पे डायरेक्ट ही न्यूरॉन से न्यूरॉन का ही काम होता है, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, कि जब ही एक्शन देगा एट ए टाइम रिएक्शन होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसका। जबकि जब बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक न्यूरॉन होता है, वो सिग्नल देता है, वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुँचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। अब जो है इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, इट मीन्स दैट एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया जो है वो फ्यूज्ड होता है ह्यूमंस के बीच में, तो इसलिए वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट माने जाते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? मैंने बोला कि दो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस बनाता है, एक ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, और वो कहाँ करता है? स्टोर करके रखता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब भी उसको ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और ये दोनों क्या करवा देता है? सिक्रेट करवा देता है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट कराना स्मूथ मसल्स को। इसका क्या है? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना।
यूट्राइन मसल्स जब डिलीवरी के टाइम पे या पार्चुरेशन के टाइम्स में यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस करवाना और मिल्क इजेक्शन करवाना। वासोप्रेसिन या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है? सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना डीसीटी से, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, आप उस चैप्टर में भी पढ़ सकते हो और मैं उसी चैप्टर की एक और वीडियो डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। इसके बाद मैं न्यूरल कंट्रोल, इसके बाद मैं इसी की डालूंगी वीडियो, और उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अगर डेफिशिएंसी हो जाए वासोप्रेसिन की तो इसके कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। उसके बाद हमने हल्का हल्का सा हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया, हल्का क्या हमने काफ़ी पढ़ लिया हाइपोथैलेमस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस एक तो जो है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एक बॉस है जो कि सिर पे खड़े होकर काम करवाता है। पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक वो देगा डायरेक्टली किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, वो रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी पर पॉजिटिव रिएक्ट देगा और बोलेगा एलएच और एफएसएच सिक्रीट करवा दो। एलएच एफएसएच का काम देख लिया। एफएसएच का काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेट करवाना, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। इनहिबिटरी हार्मोन जो है दैट इज ऑफ सोमैटोस्टैटिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करता है और क्या करवाता है? नेगेटिव फीडबैक देता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन को कम करवाना। कनेक्शन देख लिया हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन जो है हाइपोथैलेमस बनाता है, बट कहाँ स्टोर करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे कैविटी ऑफ स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन पे प्रेजेंट है और इसको सेला टर्सिका बोला जाता है। प्रेजेंट इन अ कैविटी ऑफ स्फेनोइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका नाम की कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दिस इज अ स्फेनोइड बोन। ठीक है, एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, वहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्फेनोइड बोन होती है, इसके अंदर ये वाली कैविटी है सेला टर्सिका, ये वाली कैविटी सेला, और ये प्रेजेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के टू टाइप्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मैंने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर जो है पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो इट मीन्स पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों ही एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आएंगे। ठीक है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर पार्स निर्वोसा, जिसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगा, जो कि क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इन दोनों हार्मोन्स को। अब हार्मोन्स क्या है पिट्यूटरी के, ये याद करना कईयों को डिफिकल्ट लगता है, तो ये मैं ट्रिक बना के लेके आई हूँ उनके लिए। तो आप PMT फ्लैग से याद कर सकते हैं। P से आ गया प्रोलैक्टिन, M से आ गया मेलानोसाइट, T से आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, F से आ गया FSH, L से आ गया LH, A से आ गया एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, G से आ गया ग्रोथ हार्मोन। दोबारा करते हैं, P से आ गया प्रोलैक्टिन, M से आ गया मेलानोसाइट, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, F से आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L से आ गया लुटेनाइजिंग हार्मोन, A से आ गया एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक एंड G से आ गया ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? मिल्क सिक्रीशन करवाना और मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाना। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? पार्स इंटरमीडिया के अंदर लोकेटेड होता है, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है। इट मीन्स स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को, मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ाता है, मीन्स पिगमेंटेशन। मेलानिन इज रिलेटेड टू पिगमेंटेशन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑलरेडी बता चुके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। LH ऑलरेडी बता चुके। एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम हो जाए चाइल्ड के अंदर तो ड्वार्फिज्म देखने को मिलती है। ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए चाइल्ड के अंदर तो जाइजेंटिज्म देखने को, या गाइगेंटिज्म कुछ भी बोल सकते हो, वो देखने को मिलती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा एडल्ट होने के बाद बढ़ जाए तो क्या होता है? डिफिग्रेशन हो जाता है, जिसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। और ये जो है अगर डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो ये अर्ली डेथ को भी लीड कर सकता है। उसके बाद मैंने बोला था 3 होता है, एक तो हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और एक पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो कुछ भी खुद नहीं करता है, बस एक हेल्पर के तौर पे है। इसका लोकेशन क्या होता है? डॉर्सल और अपर टू द हाइपोथैलेमस इन ब्रेन। डॉर्सल पीछे वाली साइड और अपर हाइपोथैलेमस के ऊपर। इसका शेप जो होता है वो पी साइज होता है। पी के जो दाना होता है ना, मटर का दाना, उसके साइज का ही होता है। ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन जो कंट्रोल करता है 24 आवर साइकिल। आपको नींद, आप देखो तो रात को अगर आप रोज़ 11 बजे सोते तो आपको रोज़ 11 बजे ही नींद आएगी।
ठीक है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, रोज़ सुबह 7 बजे उठते हो, वो 7 बजे नींद ही आएगी। आपने सुना होगा कोई भी अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको 21 डेज़ का साइकिल रिपीट करना होता है। आपको 21 डेज़ लगातार 7 बजे उठना है, तब आपकी नींद रोज़ 7 बजे खुलेगी। तो दिस इज़ ड्यू टू मेलाटोनिन। अब कई लोग जो है मेलानिन और मेलाटोनिन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बीच में अगर टी आ रहा है तो इट मीन्स टाइम रेगुलेशन करता है, और मेलानिन जो है मीन्स पिगमेंटेशन का हार्मोन है, ये 24 आवर साइकिल मेंटेन करता है। और इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ 28 डेज या फिर 30 डेज आते हैं, हर मंथ आते हैं, उस डेट को आते हैं, या फिर 28 डेज के रेगुलर इंटरवल के बाद आते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ अ मेलाटोनिन। अब इसका काम क्या होता है, जैसे रेगुलेट टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। ये मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बताया था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ईट क्या आप खाते हो पीते हो, भूख प्यास को रेगुलेट करता है। डिफेंस को थाइमस रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन को मेलानिन, और मेटाबॉलिज्म को थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। और इस सब में जो पीनियल ग्लैंड है वो हेल्पर की तरह काम करता है। थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं। थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन। सो सबसे पहले दिस इज द 2 लोब्स, ये वोकल कॉर्ड है, ये ट्रैकिया है, और ये दोनों क्या है, थायराइड हार्मोन। दिस इज लोब 1 लोब 2, और इसके बीच में जो ये बीच में ये जो जगह है इसको इस्थमस बोला जाता है, तो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रही है। अगर दूसरा पिछले उल्टी साइड चले जाओ, डॉर्सल साइड चले जाओ, 4 डॉट्स हैं जिसको हमने बोल दिया पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि 4 होती हैं, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। थायराइड की लोकेशन क्या होती है, नेक रीजन में। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है थायराइड को। इसके 2 लोब्स होते हैं जो कि इस्थमस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे दिस इज अ सेल जहाँ पे ये फॉलिकल प्रेजेंट है, दिस इज अ थायराइड सेल, और ये जो वाली जगह सारी है इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। हॉर्मोन्स क्या है, आइडोथायरोनिन, ठीक है। आइडोथायरोनिन मतलब T3 ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, और थायरो कैल्सिटोनिन दैट इज TCT। थायरो कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो हाइपोकैल्सिमिक हो जाता है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन, कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कंट्रोल्स BMR, ये सब क्या होता है, थायरॉक्सिन की फंक्शंस होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का बढ़ना। अब हाइपर होता है ज़्यादा होना, ठीक है, तो ये ड्यू टू द कैंसर और ट्यूमर के कारण होता है। ग्रेव्स डिसीज हो सकती है इसके कारण, और एक्सोथैलेमिक गॉइटर हो सकता है। एक्सो मतलब बाहर आना, ऑप्थैलेमिक मतलब आइस, तो आइस बाहर आ जाती है इसमें अगर थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाए बॉडी के अंदर। इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। BMR इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन। इसमें एक तो होती है डिसीज दैट इज अ क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म होती है प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर। अगर उस टाइम पे थायराइड हार्मोन्स कम हो जाए तो चाइल्ड पर इम्पैक्ट पड़ता है। डेफ म्यूटिज्म हो जाती है, मेंटल रिटार्ड हो जाती है, और उनकी स्किन की पिगमेंटेशन थोड़ी अलग होती है। एडल्ट वेमेन के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ता है, और एक डिसीज होती है दैट इज गॉइटर, दैट इज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये पहले टाइम पे गॉइटर वाली प्रॉब्लम काफ़ी थी, बट अभी इतनी देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज जो हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट है ना NaCl, वो अब आयोडाइज्ड फॉर्म में आने शुरू हो गए हैं, तो इसके कारण जो है सिंपल गॉइटर की प्रॉब्लम अब देखने कम हो गई है। मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन्स या पैराथायरॉयड के हार्मोन्स की फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। 4 स्वेलिंग्स होती हैं जिनको पैराथायरॉयड हार्मोन बोला गया। हार्मोन इनके पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, उनको चारों को पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। सो इसमें क्या ब्लड कैल्शियम बढ़ाती है, हाइपर कैल्सिमिक होती है, एंटागोनिस्ट होती है TCT के। मैंने बोला कि जो थायरॉयड हार्मोन है उनकी क्या क्या सिक्रेशन होती है, एक तो T3, एक T4 और एक TCT। अब TCT क्या करती है, कैल्शियम को बॉडी के अंदर कम करती है, ठीक है। बट इसका काम, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है, ये क्या करती है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, हाइपर कैल्सिमिक बनाती है। एंटागोनिस्ट मतलब उल्टा काम करती है, कैल्शियम ब्लड से लेती है
ब्लड से कैल्शियम ले लेती है, डाइट से कैल्शियम लेके ब्लड में भेज देती है, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवा लेती है रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब बॉडी में से सब बॉडी में कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश करती है। जबकि जो हमारा टीसीटी हार्मोन है ये क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम कम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमारे 4 हार्मोन्स डन हो गए हैं, हार्मोन्स बोल रही हूँ मैं बार बार, 4 ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो डन हो गए हैं। उसके बाद आता है थाइमस, फाउंड इन अ चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है थाइमस, लंग्स के बीच में, डॉर्सल टू द स्टर्नम, स्टर्नम से उल्टा डॉर्सल साइड पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, एओर्टा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है। थाइमस ग्लैंड का काम मेनली होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड। अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ा है तो आपको पता होगा जो थाइमस है सेल है वो क्या करते हैं, टी सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मीन्स थाइमस जो है, अगर थाइमस का जो थाइमस का साइज़ अगर कम होना शुरू होगा तो ऑफकोर्स क्या होना शुरू होगा, इम्यूनिटी जो है वो ओल्ड एज लोगों में कम होनी शुरू हो जाती है थाइमस के रिडक्शन के साथ। फंक्शन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन टी सेल्स की। टी सेल्स आप आगे जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ोगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन की। ग्राफ्ट क्या होती है, जब हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। जो जिस हार्मोन को ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, इस सभी के ट्रांसप्लांट को क्या बोला जाता है, ग्राफ्ट बोला जाता है। जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना हो तो उसको ग्राफ्ट बोला जाता है। और इस ग्राफ्ट अगर बॉडी रिजेक्ट करती है तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण रिजेक्ट करती है। जो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए यूज़फुल होता है, एंटीबॉडी बनवाता है। टी सेल एंटीबॉडी डायरेक्ट नहीं बनाता, आप आगे जाके पढ़ोगे। थाइमस जो है वो टी सेल बनाता है। टी सेल इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पर सेल्स जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक और सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो बनाती है, ठीक है, जिसको बी सेल्स बोला जाता है, जो मेनली एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। तो उसकी एंटीबॉडी सिक्रीट करवाने में हेल्प करती है। बट थाइमस का मेजरली बहुत ज़्यादा रोल होता है उस टाइम पे। और इसका जो हार्मोन है वो थाइमोसिन होता है, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड इन द ग्लैंड्स, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कंसीडर की गई है। इसके बाद हमारे पास आती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में आपको पता है ये स्टमक है आपका, ये पैनक्रियाज है और ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम आपको पढ़ाते अच्छे से पढ़ाते, पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर का पार्ट है जो कि कट हो चुका है नीट के सिलेबस में। बाकी मुझे सीबीएसई का सिलेबस मुझे पता नहीं है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड ग्लैंड। आपको पता हो पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड या कॉम्पोजिट ग्लैंड बोला जाता है, बिकॉज ये एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन काम भी करता है। एक्सोक्राइन मतलब ये पैनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन में क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं और भी हैं कुछ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हार्मोन्स होते हैं इसके, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है 1 to 2% बनाते हैं पैनक्रियाज का। 1 to 2% में 1 से लेकर 2 मिलियन तक सेल आते हैं। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है पैनक्रियाज, आप समझो तो अल्फा सेल, बीटा सेल्स एंड गामा सेल, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल को सिक्रीट करती है। सॉरी, सिक्रीट नहीं करती, इनमें 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जो अल्फा सेल है वो क्या करती है, जो ग्लाइकोजन सिक्रीट करवाती है। ग्लाइकोजन सिक्रीट करवाने का मतलब हाइपरग्लाइसेमिक होती है, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। ब्लड के ग्लूकोज का लेवल कैसे बनाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा कर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन है बना के भेजा लीवर जी ने, उसको क्या कर रहा, ग्लाइकोजन को तोड़ दो, ग्लूकोज में तोड़ दो। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी बॉडी में तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, शुगर बढ़ी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, ग्लूकोज को तोड़वाती है और ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ाती है और ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं होने देती है, कि मतलब यूटिलाइज नहीं होगी, जितना शुगर है वो ब्लड में ही रहना चाहिए। दूसरा आता है बीटा सेल, जो क्या करवाता है, इंसुलिन करवाता है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपो मतलब ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में कम करवाना,
हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जितनी भी ग्लूकोज की मात्रा है वो लीवर को भेजती है कि लीवर जी। हेपेटोसाइट्स एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर जी के पास भेजती है और बोलती है प्लीज़ लीवर जी आप मेरा काम कीजिए, ये जितनी भी ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कीजिए और इसको काम पे लगाइए। लीवर क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और एडिपोसाइट्स जो है फैट सेल्स में भी कन्वर्ट करता है किसको, ग्लूकोज को। उसके बाद तो जो हमारे गामा सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करवाते हैं। सोमैटोस्टैटिन मतलब अब देखो ज़्यादा हमारे पास अल्फा सेल है और बीटा सेल है, उसके ऊपर कौन काम करता है, गामा सेल काम करता है। गामा सेल सोमैटोस्टैटिन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव फीडबैक देने में भी ये काम करता है। सो वही काम यहाँ पे भी करता है कि अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया तो वो क्या करता है, अल्फा सेल्स के पास जाता है और उसको बोलता है कृपया करके अपना काउंट कम कर लो क्योंकि तुमने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और अगर बीटा सेल अपना काम सही से नहीं करता है, ज़्यादा शुगर भर जाती है, ज़्यादा शुगर कम हो जाती है ब्लड में, तो ये जाता है बीटा सेल के पास, कृपया करके रुक जाओ, तुमने ब्लड के अंदर शुगर बहुत कम कर दी है, इतनी शुगर कम नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल शुगर चाहिए। लो इंसुलिन कैन कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ अगर इंसुलिन नहीं होगी तो उसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होती है, बिकॉज इंसुलिन ना होने के कारण ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं शुगर ब्लड में बढ़ गई है, तो इसके कारण लो इंसुलिन काउंट हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन की थेरेपी करवाना। एक और चीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसकी यूरिन के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, दैट इज़ ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, ये दोनों कंपोनेंट्स उसके यूरिन में पाए जाएंगे। उसके बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड सबसे पहले किडनी की टोपी होती है उसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, किडनी के ऊपर पाया जाता है। जो बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, अंदर वाले रीजन को मेड्यूलरी रीजन बोलते हैं। मेड्यूलरी रीजन को आप याद कर सकते हो AMAN, अमन नाम से आप याद कर सकते हो। अमन मतलब एड्रीनल मेड्यूला और AN से एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन। एड्रीनल मेड्यूला का काम क्या होता है, कैटेकोलिन, और उसका क्या काम होता है, नॉन एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन भी होता है इसके अंदर का, इसका पार्ट होता है। और ये क्या होती है, इसकी लेयर्स होती है। और ये हार्मोन जो कॉर्टेक्स है इसको कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है और मेड्यूला में आते हैं एड्रीनालिन मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रीनालिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, इसके हार्मोन्स होते हैं। और कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिकॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स हार्मोन। ये कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। कॉर्टेक्स क्या करते हैं, GFR के मग्स, ये आप याद कर सकते हो। GFR मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेडिकुलरिस। मग्स मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन 6 कॉर्टिकॉइड्स, ये हो गया। इससे MG ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। डिसऑर्डर्स, पहला डिसऑर्डर होता है एडिसन्स डिसीज, हाइपोसिक्रेशंस ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के अगर हार्मोन्स का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हाइपोसिक्रेशन मतलब कम हो जाएगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और आपको वीकनेस महसूस होगी, डिस्टर्बेंस महसूस होगी, फैटिग महसूस होगी। के हिसाब से अगर कुशिंग डिसीज़ है, हाइपर सिक्रेशन, अगर कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन होता है तो कुशिंग्स डिसीज़ होती है, इसमें वूंड फेस हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम और H2O की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर भी फिर बढ़ जाता है। टेस्टिस, लेडिक सेल्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेस्टिस में लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है। और ये किसका था, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपको पिछली जितनी भी वीडियो देखी है उसका आपको याद है कि नहीं। लेडिक सेल्स पे ऐसा कौन एक्ट करता है और एंड्रोजन कौन सिक्रीट करवाता है, 5 सेकेंड है, आंसर दीजिए। सो लेट मी गिव यू द आंसर्स। लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो क्या करवाता है, एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है। सो अब मैंने इसमें आपको तो ध्यान से देखा हो कि मैंने इसमें आपको कुछ मिस किया है, और वो मिस क्या है, इसमें मैंने 2 चीज़ों को मिस किया है, डैट इज़ अ ओवरी एंड वन, एक तो मैंने ओवरी मिस की है और एक मैंने मिस किया है टेस्ट। तो ये मैंने मिस किया है क्योंकि आपका जो चैप्टर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है जूलॉजी का, क्लास 12th का, तो उसमें आपको ये दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। सो मैं उसकी भी वीडियो डालने वाली हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी, आप वहाँ से भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हार्मोन्स ऑफ लिवर, किडनी एंड हार्ट।
सो सबसे पहले लीवर के हार्मोन्स की बात करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हार्मोन सिक्रिएट करता है लीवर। एंजियोटेंसिनोजन और हेपाटिसिन किडनी, जेजी सेल्स, जस्टा मेडुलर ग्लोमेरुलर सेल्स, जो क्या करता है एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाता है। हार्ट में एट्रियल वॉल बनाता है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF वैसो डायलेशन करवाता है। अगर वेन पतली है तो उसको मोटी कराएगा ताकि अच्छे से ब्लड फ्लो हो सके। हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे पास आपको पता हो स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, HCl प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, स्टमक के पास एक जेजी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं HCl को सिक्रीट करते हैं और पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स अंदर यहाँ पर जाते हैं। अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम का पार्ट होता है, या फिर आप इसको बोलो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे पहले आप भेजता है कि गैस्ट्रिन को नेगेटिव फीडबैक देता है कि बस अब नहीं चाहिए और HCl मत सिक्रीट करो, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन भेजता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे सिक्रीटिन हार्मोन भेजता है, जो क्या करता है बायोकार्बोनेट्स और H2O की सिक्रीशन करवाता है, किससे, पैनक्रियास से। फिर उसके बाद कहाँ पे हार्मोन भेजता है, गॉल ब्लैडर को कि बाइल जूस सिक्रीट कर दो, और फिर से कहाँ पे भेजता है, पैनक्रियास पे कि तुम भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर दो, ठीक है। अब CCK भेजता है, जो कि ये वाला जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर क्या भेजता है, CCK, दैट इज कोलेसाइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम आपने कहाँ पे सुना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले कोलेसाइटोकाइनिन, यहाँ से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, छोले साइटोकाइनिन। सेक्स हार्मोन्स जितने भी होते हैं स्टेरॉइड्स होते हैं, एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो पेन रिलीवर्स होते हैं। टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पहला हार्मोन टाइप, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव दूसरा हार्मोन टाइप, स्टेरॉइड्स तीसरा हार्मोन टाइप्स, और आयोडोथायरोनिन चौथा हार्मोन टाइप्स। इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ANF एंटीन्यूरेटिक फैक्टर, एरिथ्रोपोइसिक, CCK, कोलेसाइटोकाइनिन, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन और GIP, ये और पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। इनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे, जहाँ पर जाके ये हार्मोन क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। इसके कारण जो हार्मोन्स हैं इनके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो मतलब ये इनसाइड सेल के अंदर एंटर नहीं करते। स्टेरॉइडल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स मैंने आपको पहले बताया था, सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिकॉइड्स। आइडोथायरोनिन मतलब T3, T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ये सारे इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स इन पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए जो हार्मोन्स इनको सेल के अंदर एंटर करना पड़ता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं था। सो मैं अगले टाइम इसकी NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए NCERT लाइन बाय लाइन की तो प्लीज़ नीचे जाके अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स का भी भला करना चाहते हो तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना। और अगर ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हो या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। Okay, thank you so much for watching the video. Bye bye.